हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा अम्ल जो है वो विभिन्न प्रकार से किस तरह से क्रिया करते हैं। अम्लों से हमने कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ी, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ी और इसी तरह से अन्य प्रक्रियाएं भी हमने पढ़ी। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले सेशन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाइए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लास अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम लोग क्षारों पर क्रिया करेंगे, क्षारों पर चर्चा करेंगे और क्षारों की कुछ क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं आज का सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातु की क्षारों से क्रियाएं, या यूं कहें तो क्षारों की विभिन्न क्रियाएं। आइए यहां लिखते हैं क्षारों की क्षारों लिखें या क्षारक लिखें, क्षारकों की अभिक्रियाएं। क्षारकों की अभिक्रियाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल के बारे में हमने जाना। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान पीछे की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। क्षारकों में आपने क्या पढ़ा कि क्षार ऐसे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रॉक्सिल यानी कि OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं। उन्हीं क्षारक को जो कई प्रकार से अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो है धातुओं की। कुछ धातुएं, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है कुछ धातुएं, मैं सारी धातुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ धातुओं की अभिक्रिया कर रहा हूँ। तो कुछ धातुएं जो हैं क्षारकों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। क्षारकों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती हैं? हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो आइए हम बात करेंगे जिंक और एल्यूमिनियम की। ठीक है, दोनों को एग्जाम्पल सहित हम समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है इनका हमारा, जब जिंक धातु सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि क्या है, एक प्रबल क्षार है, जब इससे अभिक्रिया करती है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट का सूत्र है और साथ में बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी गैस जो होती है वो स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करती है। इन्हें बंद बर्तनों में ही रखा जा सकता है, खुले बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। तो आइए इनके नाम लिख देते हैं। इसका नाम है जिंक, आप सभी जानते हैं क्योंकि कई बार आ चुका है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। यहाँ देखिए सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। सोडियम के भी 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए। इस तरह से
ये समीकरण संतुलित हो गया और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। बड़े ही ध्यान से रासायनिक सूत्रों पर निगाह रखें, क्योंकि जब तक आपको रासायनिक सूत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी, जो रासायनिक फार्मूला है इनका, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी रिएक्शन को ना ही बैलेंस कर सकते हैं, ना ही आप बना सकते हैं। और इसके बारे में तो सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, हाइड्रोजन गैस है ये, और ये बनने के उपरांत क्या होगी, या तो वातावरण में मुक्त हो जाएगी या फिर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं बंद बर्तन में। ठीक है, तो पहली क्रिया हमारी क्या हुई, जब जिंक जो कि एक धातु है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि वातावरण में मुक्त हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, इस बार एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम की क्रिया करा देते हैं। Al क्या है, ये एल्यूमिनियम है, इसकी क्रिया करा देंगे ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ NaOH, तब ये बनाएगा यहाँ से एल्यूमिनियम आ जाएगा तो Al और O2, और कौन बचा, अब बचा है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहेंगे, तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से परमाणु हमारे जो हैं वो 2 हो रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 थी, तो यहाँ इसके हिसाब से ये भी 2 हो गई। बैलेंस बराबर करेंगे, देखिए ध्यान से। तो आइए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ सोडियम के भी 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको 2 यहाँ और लगाते हैं। अब एल्यूमिनियम जो है ये भी यहाँ 2 हो गई, तो 2 इसको यहाँ करते हैं। अब देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम 2 हो गई, सोडियम भी 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गई, और हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गई। अब समीकरण संतुलित है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 हो गए। सोडियम यहाँ 2, तो 2Na ये भी हो गया। ऑक्सीजन 2 केवल, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो हो रही है 2 दूनी 4, तो यहाँ कुछ अभी गड़बड़ है, और देखते हैं ध्यान से क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस, इसमें ऐसा करते हैं, अभी H2O यानी जल और जुड़ेगा, और जल के 2 अणु जोड़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं, अब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एल्यूमिनियम के 2, सोडियम के 2, ऑक्सीजन के 2 इधर और 2 इधर, तो 4 हो गए। हाइड्रोजन के 2 इधर और 1 परमाणु इधर, 3। अब ठीक है, लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और ये हाइड्रोजन गैस। और आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर ये दोनों धातुओं ने हाइड्रोजन उत्सर्जित की, लेकिन सभी अभिक्रियाओं के साथ ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा, ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं से नहीं होती। ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ नहीं होती। सभी धातुओं के साथ नहीं होती हैं।
ठीक है, आशा करता हूँ कि दोनों रिएक्शंस आपके समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया आइए देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम के साथ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कैसे करती है। CaOH का होल ट्वाइज और प्लस साथ में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की जब क्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट साथ में जल बनता है, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका भी आप सभी जानते हैं कि जल होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं ऐसा करता हूं कि तीनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। अगर तीनों में से कुछ भी डाउट है तो इसके लिए कमेंट कर दें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको हटाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अभी जो हमारा बना था कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से, तो शायद ये तीसरी क्रिया थी हमारी। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि क्या होता है। इस तरह की स्टूडेंट रिएक्शन हर बार 3 से 4 तक मिल जाती हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो क्वेश्चन करेगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है। तो इसमें हमें समीकरण भी लिखना होता है और स्पष्टीकरण भी देना होता है। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। क्रिया कराएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से और साथ में क्रिया करा देंगे जल से, क्योंकि जलीय विलयन ही क्रिया करेगा। तो अब ये बनेगा आपका Ca और ब्रैकेट में HCO3, ठीक है। इसका नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार परमाणुओं की संख्या का मिलान करेंगे। कैल्शियम यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है। कार्बन एक ये कितने हो गए टोटल? 2। और अब यहाँ भी 2 लगेगा क्योंकि अंदर 1 बन रहा है, तो ये 2 हो गए। ठीक है, ये सूत्र होता है, 2 लगाना मैं भूल गया था। तो यहाँ जब 2 हो जाएंगे तो ये भी 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। कितने हैं? 3 दूनी 6। देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, कुल मिलाकर 3 ऑक्सीजन हो गए और 3 ये हो गए। तो 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि समीकरण हमारा संतुलित है।
तो हम क्या लिखेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। इनका नाम पहले लिख दें, नाम जरा नहीं लिखा इनका। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम तो लिखा ही हुआ ऊपर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का तो सभी लोग जानते ही हैं क्योंकि शुरुआत से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, H2O। ठीक है, अब एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, उसको जान लीजिए। तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ जिससे आप सभी इसको विशेष रूप से याद रखें। फैक्ट क्या है कि देखिए, सभी क्षारक जो हैं, आइए लिख देते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, घुलनशील नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्षारक जल में घुलनशील होते हों, बल्कि कुछ ही घुलनशील होते हैं। तो जो क्षारक हमारे जल में घुल जाते हैं, आइए आगे लिखते हैं, होते कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, क्षार कहलाते हैं। क्षार यानी कि एल्किल कहलाते हैं, एल्किल कहलाते हैं। क्षार एल्किल कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार यानी कि एल्किल नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार यानी कि सभी एल्किल जो हैं वो क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। और क्षारों का स्पर्श जो है, मतलब छूने पर क्षारों का स्पर्श, क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह है, यानी कि चिकना, साबुन की तरह चिकना व स्वाद कड़वा होता है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। अतः इन्हें छूना और चखना नहीं चाहिए। चखना नहीं चाहिए, छूना और चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये
हानिकारक प्रभाव रखते हैं, हानिकारक प्रभाव रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताइए क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, या इस तरह से भी आ जाता है बताइए कि क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं। तो दोनों में अंतर है, क्षारक अलग है, क्षार अलग है। चूँकि क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार यानी कि एल्किल कहलाते हैं, लेकिन जो नहीं घुलते हैं उन्हें हम एल्किल यानी क्षार नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए जितने भी सारे क्षार होते हैं वो तो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इसीलिए वो क्षार नहीं होते। किसी क्षारक को जब आप छूते हैं तो उसका स्पर्श जो है वो चिकना मालूम पड़ता है और स्वाद जो है वो कड़वा मालूम पड़ता है, लेकिन कभी भी इनको छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको हानि अर्थात नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। आप लोग इसके नोट्स बनाते हुए चलें, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत काम आते हैं, और साथ ही यहीं से आप एक बेस्ट स्कोर करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। तो आइए पीएच की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। पीएच, देखिए पीएच क्या है। किसी भी विलयन में, आइए लिखते हैं थोड़ा, ये परिभाषा है, आप इसको विशेष ध्यान रखें और नोट्स भी कर लें। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए, हाइड्रोजन आयन का नहीं के लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर यानी जो 10 होता है तो इसके ऊपर लगाई गई घात, 10 के ऊपर लगाई जाने वाली ऋणात्मक घात, क्योंकि लॉग के साथ जो घात आती है वो माइनस में होती है, तो इसीलिए लिखा है ऋणात्मक घात उस विलयन की जिसका हम पीएच माप रहे हैं, तो उस विलयन का पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। ठीक है, इसकी एक अन्य परिभाषा भी है, उसको भी हम लोग तो आइए पीएच की दूसरी परिभाषा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं या फिर अथवा दूसरी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है पीएच अम्लों और क्षारकों, पीएच अम्लों
व क्षारकों पीएच अम्लों व क्षारकों के जलीय विलयन में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। लघुगणक लोगारमेंट्स होता है। ठीक है। दो परिभाषा मैंने आपको लिखाई हैं, दोनों ही परिभाषाओं पर आप इसे ध्यान रखें। और इसीलिए जो पीएच का सूत्र होता है, इसीलिए पीएच बराबर माइनस log H+। ठीक है। तो पीएच इस तरह से निकालते हैं, माइनस log, और यहाँ 10 लिखा होता है, तो 10 के ऊपर जो घात होगी वही पीएच होता है। शुद्ध जल में, आइए शुद्ध जल की बात कर लेते हैं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। प्रति लीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी पीएच की परिभाषा। दोनों परिभाषाएं सटीक हैं। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई जाने वाली ऋणात्मक घात उस विलयन का पीएच होती है। ठीक है। दूसरी परिभाषा इसके अलावा कि पीएच अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। और इसे निकालते कैसे हैं? माइनस log हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या। जैसे अगर यहाँ की बात कर लें तो इसके ऊपर घात कितनी है? 10 के ऊपर -7। ठीक है। तो पीएच कितना होगा इसका? 7 होता है। आप जानते हैं आसुत जल ही हमारा शुद्ध जल होता है और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसको इरेज करते हैं। ये तो पीएच हो गया, इसको इरेज करते हैं।
तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने सभी ग्रुप्स और अन्य मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो से जुड़ सकें। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी कि हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में पीएच क्या कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहले इसको भी मिटा देते हैं हम, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखिए, हमारा शरीर हो या किसी जंतु का शरीर हो या किसी पौधे का शरीर हो, सभी में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके लिए सब कुछ हम पॉइंट बता करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट है पौधे व पशुओं में पीएच की संवेदनशीलता। ठीक है। तो चाहे कोई पशु हो या कोई पौधा हो, पीएच के प्रति संवेदनशील होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये पीएच 7 के आसपास में ही पूरी होती हैं। आसपास का मतलब है कि 7 से कुछ पीएच कम हो जाए, जैसे 6.5, या कुछ ज़्यादा हो जाए 7.8। इस पीएच के परास में ही हमारे शरीर की क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। इससे कम पीएच हो या 7.8 से अधिक पीएच हो, तो इससे शरीर की मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो हैं, यानी कि उपापचयी जो क्रियाएं हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं और हमारे शरीर को नुकसान होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर जब वर्षा होती है तो उसका पीएच भी अगर 5.6 से नीचे चला जाए तो इस प्रकार की वर्षा हानिकारक होती है और इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। एक पॉइंट लिख देता हूँ, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? ये होता है आपका 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है, और ये कहती होती है नुकसानदायक होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी अगर बात करें तो मिट्टी का पीएच की बात होगी। मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच तो आप सभी जानते हैं कि चाहे इंसान हो या कोई जीव जंतु हो, उसे अपने शरीर की क्रियाएं संतुलित करने के लिए एक निश्चित पीएच की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी का पीएच जो होता है औसत रूप से 7 होना चाहिए, क्योंकि जब औसत 7 होगा तो उस प्रकार की मिट्टी में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। ये बात अलग है कि कुछ फसलें अम्लीय भूमि में अच्छी होती हैं और कुछ क्षारीय भूमि में अच्छी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अम्लीयता ही ज़्यादा हो, क्षारीय पदार्थ ही ना हो, तब भी नुकसान होगा। औसत रूप से कहा जाए तो मिट्टी का पीएच जो होता है वो 6.5 से 7.5 पीएच तक होना चाहिए, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है।
जिसके फलस्वरूप जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो हाई यील्ड देती हैं, यानी कि अधिक उत्पादन देती हैं। आइए बात करते हैं आगे। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पचाता है, इसीलिए पेट में एसिडिटी तो होगी, लेकिन जब यही एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में परेशानियां आने लगती हैं और हमारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें एंटी एसिड पदार्थ लेने पड़ते हैं, जिससे इनका एसिडिटी का प्रभाव कम हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। आइए अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दंत क्षय या दंत क्षरण। देखिए, दंत क्षरण क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं इनमें डेंटिन जो होता है हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ भी पाया जाता है, लेकिन जब बहुत अधिक एसिडिटी हो जाए, लगभग पीएच 5.5 या इससे भी नीचे आ जाए, तो हमारे दांत जो होते हैं इनका क्षरण होने लगता है और इसी को दंत क्षरण हम कहते हैं। हमारे डेंटाइन जो है ये संक्षारित हो जाता है। आगे बात करते हैं, 5वां पॉइंट है हमारा पशुओं और पौधों, पशुओं और पौधों के द्वारा, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों का प्रयोग आत्मरक्षा हेतु किया जाता है, आत्मरक्षा हेतु किया जाता है। हित किया जाता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जंतु, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, जैसे मधुमक्खी हो गया, बर्र हो गया, चींटी हो गई, ये सभी जब स्वयं को खतरे में महसूस करते हैं तो इनके डंक से फार्मिक अम्ल स्रावित होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है और सूजन भी आ जाती है। और इनका पीएच जो होता है 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं, तो इस तरह से ये विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं उनमें भी कांटेदार होते हैं, इनके कांटे जब शरीर में लग जाते हैं तो भी हमें दर्द होता है। इनमें ये भी फार्मिक अम्ल का स्राव करते हैं। तो इस तरह से पीएच का प्रभाव जंतुओं की सुरक्षा पर भी पड़ता है। इन पर भी अगर इस तरह का कोई कीट दंश मार दे तो उस पर हल्का क्षारीय पदार्थ छिड़क देने से आराम मिलता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। 5 पॉइंट हैं, इन पर आप विशेष ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिकतम संबंधियों मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी तरह ही वो लोग भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट, ये हमारा चैनल यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके बनाया गया है,
जो भी छात्र यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे चैनल से पढ़ाई करके परीक्षा में अपना एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इस चैनल पर 6 से 12 तक की सभी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम करते हैं तो कमेंट में बताएं, उस एग्ज़ाम के लिए भी हम क्लासेज चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।